हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। सो आज का जो लेक्चर सीरीज होने वाला है, हम अगेन ड्यू का जो हमारा पेपर था 2020 का रिलेटेड टू एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम अगेन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, मेनली मैं अभी तक जितना भी क्वेश्चन का पैटर्न में देख रहा हूँ, ठीक है, तो इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो इफ यू आर कंसिडरिंग टू क्लियर दी जेएनयू इन्वायरमेंटल साइंस के बाद आपको ड्यू के इन्वायरमेंटल साइंस की अगर आपको चिंता है, ठीक है, तो ड्यू के एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको इकोलॉजी को खास कर ध्यान देना होगा। ठीक है, इकोलॉजी के जितने भी टर्म्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं और किस तरीके से हम उसको डील करेंगे। So the first question that in the today's class we are discussing is, it is asking कि in a frequency distribution graph frequencies are presented on, क्या होगा, y axis, सिंपल सी बात है, and the scores categories are listed on the x axis। देखो, ये बहुत ही सिंपल चीज था, क्योंकि अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वन, कुछ भी वन थिंग है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वन ऑब्जेक्ट हाउ मेनी टाइम्स रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कितने बार रिपीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एक पर्टिकुलर चीज में। अगर मैं बात करूं, एक क्रिकेटर है, स्कोर्स उसके ऐसे हैं, ठीक है, तो एक पूरे टूर्नामेंट में कितने टाइम वो 17.5 का स्कोर बनाता है, कितने टाइम वो 15 का बनाता है, कितने टाइम वो 12.5 बनाता है, कितने टाइम वो 10 बनाता है, इसकी बात चल रही है। तो अगर मैं यहाँ 2.5 की बात करूँ तो 2.5 ये 2 बार बनाया है मैच में। 5 का स्कोर का बात करूं तो ये बनाया है 12 टाइम, ठीक है, 7.5 बोलूं तो ये 22 बार बनाया है, 10 बोलूं तो ये 45 टाइम्स बनाया है। तो इस तरीके से जो है आपका स्कोर्स का यहाँ पे डिवीजन हुआ है। तो नीचे का जो मामला है एक्स एक्सिस, दैट डिनोट्स दी स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, ठीक है, क्वेश्चन आपका सिंपल था। देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें दिया है कि क्लास इंटरवल है ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है क्लास इंटरवल और हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके का वर्ड तो आपने सुना ही नहीं जब भी आप ग्राफ बनाते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, चलो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन होता है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को एक नाम भी होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोला जाता है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम ये तो लिख ही नहीं सकते हैं, इतना सिंपल है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्वियसली वो एक नंबर है, तो वो वाई एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली और आंसर होगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो काफी इजी था और काफी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके बात कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बोला जाए तो ये एक तरीके से हिस्टोग्राम का डायग्राम है, ठीक है, ये एक हिस्टोग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है, बार प्लॉट्स हैं, दीज आर बार प्लॉट्स। ठीक है, प्लॉट्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया रखो, क्योंकि वो एग्जाम्स में कोई भी चीज पूछ सकता है, तो प्लॉट्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि इन दिस क्वेश्चन वो हमारा पूछ रहा है कि which of the following international convention restricts the international trade in endangered species। ठीक है, तो इसका आंसर साइड्स होगा, बट वी विल डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, सबसे पहले हम सारे टर्म्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, विदाउट दैट तो कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप टर्म्स को डिस्कवर नहीं कर रहे हो, चीजों को समझ नहीं रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। तो सारा ऑप्शंस को तो पढ़ना ही है हमेशा। आई ऑलवेज प्रिफर कि आप ऑप्शन रीडिंग जरूर करो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये क्या बोल रहा है कि द सीवीडी, जो पहला ऑप्शन दिया है उसने सीवीडी दिया है, तो सीवीडी होता क्या है, देखो आंसर तो साइड से है बट ऑप्शन जो है पहला सीवीडी दिया, तो सीवीडी क्या होता है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये क्या है, इज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी ड्राफ्टेड इन 22 मई 1992 विद द पार्टीज इन 196 कंट्रीज। तो 196 कंट्रीज के पार्टीज थे, ठीक है, इन्होंने कोई एक टाइप ऑफ कन्वेंशन या उसको बोले मल्टीलेटरल
ट्रिटी, ठीक है, मतलब चारों तरफ से एक सोचा समझा हुआ, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में एक ट्रिटी साइन हुआ। इसके जो मेन 3 एम थे सीबीडी के, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, वो क्या था? द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब बायो डाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज करना, उनका कंजर्वेशन करना, और फिर क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जीन का जो यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि जीन के यूटिलाइजेशन की वजह से आप मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो, तो उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, मतलब हर कंट्रीज के बीच में एक इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग को एग्जिस्ट कराना, ये इस कन्वेंशन का जो क्या था, पार्ट था, ठीक है। तो its objective is to develop the national strategy for the conservation and sustainable use of the biological diversity, and it often seems as the key document regarding the sustainable development। तो ये एक तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ओर अग्रसर कर रहा था और उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। बट ये जो 3 पॉइंट्स हैं, दीज 3 पॉइंट्स, ये आपके यूसी नेट एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी है, ये डेट भी आने की पॉसिबिलिटी है, और आपका ये जीओ ड्यू के एग्जाम में भी आ रहा है, ठीक है। तो काफी हद तक आपको डिटेल इकोलॉजी के जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस बनाए हुए हैं, उन पे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ कन्वेंशंस के बारे में डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ, जो कि इस ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ साइट्स। तो अगर मैं साइट्स की बात करूं तो साइट्स क्या होता है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो कि आंसर था हमारा। ये क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स, डिफरेंट देशों की गवर्नमेंट्स है, उनके बीच का एक एग्रीमेंट है। साइट्स वाज अडॉप्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन adopted in 1963 at a meeting members of IUCN, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN, ठीक है। तो उस पे ये ट्रीटी बनाया गया था, किसमें? 1963 में, ठीक है। इट इज एम टू इंश्योर दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इन दिस स्पीसीमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीसीज, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जो वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स का जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जा रहे हो, ठीक है, तो उससे उनके सर्वाइवल पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, मतलब उनका डेथ होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करें, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे लेके, क्योंकि वो नहीं तो लुप्त हो जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे। ओके, फिर CITES was drafted as a resolution adopted in 1963 at a meeting of member of International Union for Conservation of Nature, ये पता ही है। IUCN is a membership union uniquely composed both of the government and civil society organization, तो इसमें बहुत सारे सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस वाले भी हैं, ठीक है। तो it provides public, private and non-governmental organization with the knowledge and tools that enables the human progress, economic development and nature conservation to take place together, ठीक है। देखो, पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे इंक्लूडेड है, जो कि ह्यूमन का प्रोग्रेस पे भी डिपेंड करता है और नेचर के कंजर्वेशन दोनों को देखता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रीटी था। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा नोन एज साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन 183 पार्टीज, 183 पार्टीज के बीच में ये साइन हो रखा है, ठीक है। designed to ensure that the international trade in animals and plants does not threaten their survival in the wild, ठीक है, मतलब वाइल्ड में उनकी सर्वाइवल जो होनी चाहिए वो काफी अच्छी होनी चाहिए, इस चीज पे वो ध्यान दे रहा था, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट था, ये जो अपना कन्वेंशन था, ट्रीटी था, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं हमारे क्या साइट्स जो है, इसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक तरीके से इंडेंजर्ड स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। तो हमारा आंसर जो था दैट वाज साइट्स बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने इसका थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया है आपको, ये किस काम में आता है, क्या करता है, ठीक है। सीबीडी का आइडिया दे दिया, साइट्स का आइडिया दे दिया, अब आगे चलते हैं। तो आगे आता है तुम्हारा क्या? ईएसए, ठीक है। तो ईएसए क्या था कि इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ठीक है, इज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोलॉजिकल साइंटिस्ट based on United States, are founded in 1915 and ESA publication includes peer-reviewed journals, newsletters, facts and sheets, teaching resources। तो ये इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, ठीक है। ऑब्वियसली इकोलॉजिकल, हर देश की एक सोसाइटी होती है, तो ये इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो इकोलॉजी मतलब तो समझ ही रहे हो,
कि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम्स की स्टडीज के बारे में है, तो ऑब्वियसली इकोलॉजी जो है वो तुम्हारा ये से जो है वो तुम्हारा एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोलॉजिकल साइंटिस्ट के लिए है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते होंगे, जर्नल्स पब्लिश करते होंगे, पेपर पब्लिश करते होंगे, तो ये ईएसए का काम है। ये तो तुमको समझ में आ गया। फिर चलते हैं क्या नेक्स्ट, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द रेस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिस्टम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनको डील कौन करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। It was established by the Maurice Strong, its first director after the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm in 1972. ठीक है, UNFCCC. Its mandate is to provide the leadership, deliver science, develop solutions on a wide range of issues including climate change, मैनेजमेंट ऑफ मराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो ये सब वर्ड्स बड़ी भारी भारी है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, मैनेजमेंट ऑफ मराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The organization also develops international environmental agreements, publishes and promotes the environmental science, and helps the national government achieve the environmental target। ठीक है, तो बहुत कुछ है, यूएनईपी का काम बहुत बड़ा है, तो ये बहुत सारा एम लेके पैदा हुआ है। ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, यूएनईपी एम्स टू हेल्प द वर्ल्ड टू मीट द 17 सस्टेनेबल गोल्स। देखो यहाँ पे अब हमने पढ़ा यूएनईपी के बारे में, ठीक है, ईएसए के बारे में, साइट्स के बारे में, ठीक है, फिर तुमने क्या पढ़ा? सीबीडी के बारे में। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स है, ठीक है, इनको कभी भूलना मत, क्योंकि ये काम आने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, इसमें एक चीज और उसने मेंशन किया, 17 सस्टेनेबल गोल्स, SDGs। ठीक है, तो इसके बारे में भी जाके पढ़ो, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हिंट्स देता है, ऑप्शंस तुम्हें हिंट्स देता है। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में जाके अंडरस्टैंड करो। देखो इकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी बात किया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तुमको सारे गोल्स पता होने चाहिए, देन यू आर ए परफेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो याद करो, जाके पढ़ो। अब मैं इसमें कुछ नया चीज ऐड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर का मैं तुमको बेसिक्स आइडियाज दे रहा हूँ। ठीक है, इस साल अगर क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी चेंज कर देगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही का वही रहता है। तो याद, जिसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है वो कभी गलती नहीं करेगा, इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, ऑलवेज वर्क ऑन ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पे ध्यान दो, बार बार समझा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में वही आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी लैंड एंड वाटर ए पर्सन यूजेस। ऑब्वियस सी बात है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अकाउंट्स द मेजर्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द नेचर। ठीक है, नेचर में कैसा डिमांड एंड सप्लाई है किसी भी चीज, किसी भी इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का, उस पर डिपेंड करता है क्या तुम्हारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। So on the demand side, the ecological footprint adds up all the products areas for which the population, a person or product requires to produce a natural resource it consumes। ठीक है, अच्छे से समझो क्या है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोला ऑन डिमांड साइड, ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एड्स अप all the productive areas for which the population or a person or a product requires to produce the natural resource it consumes। ठीक है, तो एक प्रोडक्टिव एरियाज है, समझ में आया, एक प्रोडक्टिव एरियाज है। ठीक है, वहां पे क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, या तो एक आदमी है या तो एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कुछ इकोलॉजिकल थिंग्स को वो कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि प्लांट हुआ, जैसे कि फॉडर हुआ, ठीक है, जैसे कि लाइफ स्टॉक्स हुआ, इसको वो क्या कर रहा है, उसको वो कंज्यूम कर रहा है। बट उस एरियाज में कितना वो जितना कंज्यूम किया है नेचुरल रिसोर्सेस, उतना नेचुरल रिसोर्सेस अगर वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, उस चीज को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। ऑन डिमांड साइड, ये डिमांड साइड की बात चल रही। तो डिमांड साइड में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या करता है कि एडप्ट्स ऑल दी प्रोडक्टिव एरियाज, मतलब वो सारे एरियाज को ऐड किया जाता है जो कि एक पर्सन और एक पॉपुलेशन को चाहिए। क्या चाहिए कि जितना वो कंज्यूम कर रहा है उतना नेचुरल रिसोर्सेज वो पैदा कर सके। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड क्या होता है, देखो, प्लांट बेस्ड फूड, फाइबर प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक्स, फिश प्रोडक्ट्स, टिम्बर,
and other forest products space for urban structure and to absorb its waste and especially carbon emissions। ठीक है, तो कार्बन इमिशंस को एब्जॉर्ब भी करे वो पर्सन और पॉपुलेशन, ठीक है, नहीं तो वो वेस्ट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और नेचुरल से जितना कंज्यूम किया है उसको वो प्रोड्यूस करे। ये उन प्रोडक्टिव एरियाज की वो बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, तो ऑन सप्लाई साइड की अगर बात करें तो क्या बोलता है, सिटी स्टेट और नेशन बायो कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इट्स इकोलॉजिकल एसेट्स। ठीक है, तो ये नेशन की बायो सप्लाई साइड में बायो कैपेसिटी आ जाता है कि एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल एसेट्स क्या क्या है एक देश के, एक नेशन के और एक स्टेट्स के, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के आपको समझ में आया, दो तरीके की चीजें हैं, सप्लाई और डिमांड साइड में इसके दो तरीके के क्या है मीनिंग है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड वाटर ए पर्सन यूजेस इज द राइट आंसर। अगर मैं बोलूं ए मेजर ऑफ ए अर्थ बायोलॉजिकल कैपेसिटी, नहीं होगा जी, अर्थ बायोलॉजिकल कैपेसिटी कैसे होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक पर्टिकुलर एरिया का होता है। अमाउंट ऑफ वाइल्डनेस अमोंग अवेलेबल ऑन दी अर्थ, नहीं वाइल्डनेस से क्या मतलब है, तो वाइल्डनेस तो जानवर के बारे में थोड़ी बोल रहा है, इकोलॉजिकल में तो बहुत सारी चीजें आते हैं। अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड वाटर पर्सन, ये तो होना ही आंसर है। फिर बोलता है मेजर ऑफ ए पर्सन कंट्रीब्यूशन टू क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ये भी नहीं होगा, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात कहाँ से आ गई, यहाँ तो रिसोर्स की बात चल रही है, अभी तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात आई ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो दिस इज नॉट आंसर। तो इतना समझ में आया, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में तो तुमको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मैं तुमको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि होता क्या है। देखो, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट करता क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स हाउ फास्ट वी कंज्यूम ए रिसोर्स एंड जनरेट द वेस्ट, बेसिकली तो यही काम है। ठीक है, तो कैसे हम कर रहे हैं, देखो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, टिम्बर एंड पेपर यूज कर रहे हैं, फूड एंड फाइबर यूज कर रहे हैं, सी फूड भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट जो है उससे एनर्जी निकल के आ रहा है, बिल्ट अप लैंड घर द्वार बना रहे हो सेटलमेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट टिम्बर एंड पेपर दे रहा है, क्रॉपलैंड एंड पास्चर फूड एंड फाइबर दे रहा है, फिशरीज जो है वो तुम्हारा सी फूड दे रहा है। तो हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेस। ठीक है, तो कितना, देखो सिंपल सा वर्ड में मैंने यहाँ तुमको समझा दिया, क्या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मीनिंग क्या है, कि कितना जल्दी तुम कंज्यूम कर रहे हो रिसोर्स और वेस्ट को जनरेट कर रहे हो कंपेयर्ड टू, ठीक है, कि कितना फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेस में। तो नेचर का भी सेल्फ रिप्लेनिशिंग क्वालिटी होता है, कि नेचर क्या होता है कि अपना जो रिसोर्सेस है उसको कितना जल्दी पैदा करेगा तुम्हारे किए हुए जो वेस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक्चुअल मीनिंग है, तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है। ठीक है, अब समझ में आया। आई थिंक कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कि जो मैं पढ़ाया हूँ ये जो पोर्शन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी इफ यू हैव सम डाउट्स रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर टेक्स्ट करो, मेरे को व्हाट्सअप करो एंड पूछो क्वेश्चंस, बट बी प्रिपेयर फॉर द ड्यू एग्जाम। ठीक है, ड्यू एग्जाम बहुत नजदीक है और इसकी तैयारी आप करके रखो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।